Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we are going to start next portion of chapter number 17, that is chemical coordination. इन प्रीवियस लेक्चर हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो हम इंशाल्लाह चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। आज स्टार्ट करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हमने कहा था नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम में की वजह से होती है, इसी तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है, विच इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ और कंपोज्ड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड होते हैं। इन ग्लैंड्स का काम क्या है? हार्मोन्स की सिक्रीशन करना। तो विद अ फ्यू एक्सेप्शंस एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ सेल्स जो स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं बिकॉज ये डक्ट्स के थ्रू अपनी सिक्रीशंस नहीं करते। इन अ ग्रीक वर्ड हार्मोन का मतलब होता है एक्साइटिंग और सेटिंग इन मोशन। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर टोटल 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स या टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड होते हैं। हार्मोन्स की बात करें तो स्ट्रक्चर के लिहाज से कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से वेरी करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स से इनकी सिक्रीशंस होती हैं। दे आर डायरेक्टली पोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। जिस टिश्यू या सेल पर इन्होंने अपना इफेक्ट दिखाना है उस टिश्यू या सेल तक ये कैसे पहुंचते हैं? ब्लड के ज़रिए ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट होते हैं ये। वर्किंग की बात करें, हार्मोन्स की वर्किंग थोड़ी डिफरेंट है। ये किसी भी तरह के बायोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट यानी कि स्टार्ट नहीं करवाते हैं, लेकिन टारगेटेड सेल पे इफेक्ट ज़रूर करते हैं। इनकी मौजूदगी में जो ऑलरेडी एंजाइमेटिक या और केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको ये रेगुलेट करवाते हैं पर इनिशिएट नहीं करवाते। इट मींस किसी फंक्शन को या तो ये स्टिमुलेट करवाएंगे या ये इनहिबिट करवा देते हैं। उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं हार्मोन, जैसे रेट हो गया, ग्रोथ का रेट हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रेट हो गया, या जो सेक्सुअली इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म का या ह्यूमंस का मेच्योर होना जो है वो भी हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल होता है। केमिकल नेचर के लिहाज से हार्मोन्स की 4 टाइप्स हैं। पहली प्रोटीन्स जिसमें आते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन। दूसरे अमाइनो एसिड्स और उसके डेरिवेटिव जिसमें आते हैं थायरॉक्सिन जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। थर्ड वन इज पॉलीपेप्टाइड जिसमें आते हैं वेसोप्रेसिन और एडीएच। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसका नाम हमने चैप्टर नंबर 15 में नेफ्रॉन के अंदर जब कंसनट्रेशन पड़ी थी, जो यूराइन प्रोडक्शन होती है उसमें वो ज़्यादा कंसनट्रेट क्यों होता है, उसके अंदर हमने इसकी एक रीज़न पड़ी थी कि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन जो है वो इस साइड से होती है नेफ्रॉन के, और ये हार्मोन इन्वॉल्व होता है, दैट वाज एडीएच हार्मोन। तो एडीएच हार्मोन केमिकल नेचर के लिहाज से पॉलीपेप्टाइड है। ऑक्सीटोसिन ये भी पॉलीपेप्टाइड है। थर्ड वन इज स्टीरॉइड्स। टेस्टोस्टेरोन इट्स अ मेल हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और कॉर्टिसोन हार्मोन्स, दीज हार्मोन्स आर स्टीरॉइड इन केमिकल नेचर। हाइपोथैलेमस का और हमारा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिहाज से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनका कनेक्शन कैसा है? हाइपोथैलेमस बेसिकली हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है, फोर ब्रेन का पार्ट है। हमने इसको लिम्बिक सिस्टम में अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। यहाँ पर जितने भी सेंसरी स्टिमुलाई हमारे नर्वस सिस्टम के हैं वो सारे, या मोस्ट ऑफ द सेंसरी स्टिमुलाई जो है नर्वस सिस्टम के, वो यहाँ पे रिसीव किए जाते हैं, ठीक है, जिनको बेसिकली कन्वर्ट कहते हैं। रिसीव मतलब कि नर्वस सिस्टम से वो सेंसरी स्टिमुलाई यहाँ भेजे जाते हैं, उनको हार्मोनल रिस्पॉन्सेज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं वो वेराइटी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कौन से होंगे? हाइपोथैलेमस के जो सेल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे दो काम हो रहे हैं कि जो सेंसरी स्टिमुलाई आ रहे हैं नर्वस सिस्टम की तरफ से उनको हार्मोन्स में चेंज किया जा रहा है। दूसरा जो हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं वो वेराइटी ऑफ हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी करवाते हैं और सिक्रीशन भी करवाते हैं। एक क्लस्टर जो है, एक नर्व क्लस्टर यानी कि जो नर्व क्लस्टर्स हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं उनमें से एक क्लस्टर जो है वो ऑक्सीटोसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी कि वेसोप्रेसिन की प्रोडक्शन करवाते हैं, जो ब्लड के ज़रिए जो कि नर्व क्लस्टर में प्रोड्यूस होते हैं, तो वहाँ से ये ट्रैवल डाउन होकर नर्व की एंडिंग्स में जाकर स्टोर हो जाते हैं वाया ब्लड, और तब तक ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब तक में जो नर्व एंडिंग्स लोकेटेड होती हैं, नर्व एंडिंग्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब तक एक्सटेंड हुई होती हैं, वहाँ पे जो मौजूद होती हैं वहाँ के उसके अंदर ये स्टोर रहते हैं तब तक जब तक इनको हाइपोथैलेमस की तरफ से सिग्नल या स्टिमुलेशन ना मिले। जैसे ही हाइपोथैलेमस की तरफ से स्टिमुलेशन सिग्नल मिलेगा, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन ब्लड के ज़रिए रिलीज होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब के अंदर। उसके अलावा दूसरे नर्व क्लस्टर्स जो हैं ये कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स या इनहिबिटिंग हार्मोन्स या इनहिबिटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस और रिलीज़ करवाते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स और फैक्टर्स।
सो ये जो हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स, रिलीजिंग फैक्टर्स या जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग फैक्टर्स जो बनते हैं, ये ब्लड के ज़रिए ट्रांसफ़र या कैरी किए जाते हैं पोस्टीरियर लोब, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब में। अब यहाँ पे पॉइंट ज़रा नोट डाउन करिएगा बच्चों कि ऑक्सीटोसिन और जो वैसोप्रेसिन है वो पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब में रिलीज़ होते हैं, लेकिन स्टिमुलेशन मिलने के बाद। लेकिन प्रोड्यूस इन्हें कौन करता है? हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। जबकि वो रिलीजिंग नंबर ऑफ़ रिलीजिंग फैक्टर्स और नंबर ऑफ़ इनहिबिटिंग फैक्टर्स जो कि रिलीज़ होते हैं या कहने के हार्मोन्स की फॉर्म में हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं, ये ब्लड के ज़रिए ट्रांसमिट होते हैं। कहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं? पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब में। वहाँ पे इनका काम क्या है? वहाँ पे इन्होंने जो वेरियस ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं या जो प्रोलैक्टिन वगैरह है, उनकी प्रोडक्शन को, उनकी सिक्रीशन को रेगुलेट करना होता है। ठीक है, जो कि दूसरे पिट्यूटरी सेल्स जो है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट का या कहने के मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट का मानना ये है कि ऑक्सीटोसिन और जो वैसोप्रेसिन है, इनकी प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस करवाता है। इनको पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब के अंदर जो नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं उनके अंदर स्टोर किया जाता है ट्रैवल डाउन करवा के। ये तब तक रिलीज़ नहीं होती जब तक हाइपोथैलेमस की तरफ से कोई इम्पल्स या स्टिमुलेशन ना मिल जाए। सो इट मीन्स कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो तब एक्ट करेगा जब हाइपोथैलेमस की तरफ से उसको कोई मैसेज मिलेगा या जब हाइपोथैलेमस उसको अलाउ करेगा या सिग्नल सेंड करेगा। तो दैट्स द रीज़न जब हमने कल अपने प्रीवियस लेक्चर में ये कहा था कि हाइपोथैलेमस जो है वो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, क्योंकि वो हमारे नर्वस सिस्टम को और एक तरह से हमारा जो केमिकल सिस्टम है, केमिकल कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, इसको किसी ना किसी तरह से कनेक्ट कर रहा होता है। इसकी डायग्राम आपको नज़र आ रही है, आपकी बुक पे भी इसकी डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। पॉसिबल है कनेक्शन के तौर पे आपसे ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करवाने के लिए एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहाँ पे लोकेटेड होंगे? हाइपोथैलेमस में। इन सिक्रेटरी सेल्स से जो भी मैसेज या इम्पल्स मिलेगी, इनसे हार्मोन्स की प्रोडक्शन होगी। कौन से हार्मोन्स? वो कौन से हार्मोन्स क्रिएट करेंगे? ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन रिलीज़ करेंगे। जैसे हार्मोन्स की प्रोडक्शन होगी उनको स्क्रीट आउट करेंगे कहाँ पे? नर्व्स की एंडिंग्स पे, जो कि पोस्टीरियर लोब में, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में प्रेजेंट होते हैं। और ये एंडिंग्स में तब तक स्टोर रहेंगे जब तक हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स की तरफ से हाइपोथैलेमस की तरफ से कोई स्टिमुलेशन, कोई सिग्नल या कोई नर्व इम्पल्स नहीं मिल जाती। उसी तरह से बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं हाइपोथैलेमस से सिग्नल मिलने पर, हाइपोथैलेमस का वो सिग्नल क्या होगा? रिलीजिंग फैक्टर्स या इनहिबिटिंग फैक्टर्स। जैसे ही वो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होकर पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब में आएंगे तो वहाँ से हार्मोन्स होंगे जो ब्लड के ज़रिए आगे टारगेटेड सेल्स पे एक्ट करना शुरू करेंगे। ब्लड के ज़रिए टारगेटेड सेल्स तक जाएंगे और वहाँ पे जाके अपना इफेक्ट या एक्ट करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है। इट मीन्स कि इन हार्मोन्स को प्रोडक्शन के बाद जब स्क्रीट आउट किया जाता है तो ब्लड में ही स्क्रीट आउट किया जाता है और ब्लड के ज़रिए ये हार्मोन्स ट्रैवल करके टारगेटेड सेल तक पहुँचते हैं। टारगेट सेल का मतलब क्या है? कोई भी सेल हो सकता है जिसके ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा एंटीजन के लिए, हार्मोन के लिए, एंटीबॉडी या ड्रग वगैरह के लिए। स्टार्ट करते हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के तौर पे। इम्पॉर्टेंट ग्लैंड दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको आप पीजी के नाम से भी लिख सकते हो एज अ शॉर्ट। एक दफ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड लिख के बाद में आप इसको पीजी भी बता सकते हो। इसको हम हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर एक ओवॉइड की तरह का होता है और साइज़ के लिहाज से बात की जाए तो ये 0.5 ग्राम इसका वेटेज होता है और ये एक छोटी सी स्टॉक के थ्रू कनेक्ट होता है। उस स्टॉक को हम इनफंडिब्यूलम का नाम देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये छोटी सी स्टॉक है जो इसको हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट कर रही होती है। इस स्टॉक को हम, जो यहाँ पे सराउंडिंग में स्टॉक बनी हुई है, इस स्टॉक को हम इनफंडिब्यूलम का नाम देते हैं। ठीक है, बेल शेप लाइक होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 लोब्स मौजूद होते हैं। एक इसका लोब है एंटीरियर लोब, दूसरा लोब है मीडियन लोब, तीसरा लोब है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कंसिडर किया जाता है। मीडियन लोब इसका स्मॉलेस्ट लोब होता है और पोस्टीरियर लोब वो लोब है जिसमें हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स बन के सिक्रीट आउट किए जाते हैं उनको स्टोर किया जाता है। ये खुद किसी तरह के हार्मोन को सिंथेसाइज नहीं करवाता, लेकिन हाँ जो हाइपोथैलेमस ने सिक्रीशंस की होती हैं उनको स्टोर करता है और जब हाइपोथैलेमस से स्टिमुलस मिलता है या इम्पल्स मिलती है तब उन हार्मोन्स को ये सिक्रीट आउट करता है। तो क्वेश्चन अराइजेज हेयर कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड को या पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को किन बेसिस पे मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं या मास्टर ग्लैंड कंसिडर करते हैं। इसकी रीज़न क्या है?
एंटीरियर लोब को या पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं बिकॉज ये अपने प्राइमरी हार्मोन्स बनाता है, अपने हार्मोन्स के अलावा ये कुछ एडिशनल हार्मोन्स भी बनाता है, लाइक ट्रॉपिक हार्मोन्स, जो दूसरे ग्लैंड्स के हार्मोन्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग प्राइमरी हार्मोन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ट्रॉपिक हार्मोन्स, जो किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, विच कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इन मैनी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सबसे पहले देखते हैं एंटीरियर लोब के हार्मोन्स को। एंटीरियर लोब के अंदर जो सबसे पहला हार्मोन बनता है, जहाँ जो हार्मोन क्रिएटेड होता है, दैट इज सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। इसकी रिलीजिंग कैसे होती है? सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो हाइपोथैलेमस से थ्रू आउट लाइफ स्क्रीट आउट होता रहता है, जो एसटीएच की प्रोडक्शन को प्रमोट करता है या उसकी सिक्रीशन को प्रमोट करता है। इसका मेन फंक्शन होता है हमारी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, ये हमारी क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है तो ये ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। जब जवानी में, एडोलसेंस में जब हम कहते हैं कि ग्रोथ सीज्ड हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तब भी ये हार्मोन कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होता है, क्योंकि मैंने भी कहा कि ये थ्रू आउट लाइफ प्रोड्यूस होता है। तो जब ग्रोथ स्टॉप हो जाती है जवानी के बाद या एक एडल्ट पर्सन के बाद, एडल्ट होने के बाद या जवानी के बाद, तो इस हार्मोन का काम क्या होगा? ये रिलीज़ तो होगा, लेकिन ये उस टाइम पे जितनी लाइफ बचेगी उसमें फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता रहेगा। अगर एसटीएच ज़्यादा हो या कम हो तो उसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं। अगर ओवर सिक्रीशन हो, यानी कि अगर एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मिकदार में इसकी प्रोडक्शन होगी, तो अर्ली लाइफ में गिगेंटिज्म होता है और लेटर लाइफ में एक्रोमेगाली की कंडीशन देखी जाती है। गिगेंटिज्म क्या होता है? अगर आप लोगों ने ये कंडीशन में भी पहले देखी होगी, एक्रोमेगाली आपने देखी होगी कि एक्रोमेगाली में, एक्रो का मतलब होता है एक्सट्रीम, ठीक है, और मेगाली मतलब लार्ज, यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि हाथों की, पाँव की, या जो ये जॉ बोन होती है, इन बोन्स की एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है, यानी कि ये ज़रूरत से ज़्यादा इन लार्ज साइज़ में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये ज़्यादातर एडल्ट में होती है। अगर अर्ली लाइफ में ये कंडीशन देखी जा रही है जो कि बच्चों में होती है, वो गिगेंटिज्म है। जबकि एक्रोमेगाली कंडीशन जो है वो ज़्यादातर एडल्ट्स में देखी जाती है, जिसमें हैंड्स की, हाथों की, जॉस की और जो फीट हैं, पाँव हैं, इनकी एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है, यानी कि इनकी बोन्स जो है वो उससे ज़्यादा बड़ी होती हैं। अंडर सिक्रीशन बोन्स की इनलार्जमेंट होती है उसमें। अगर अंडर सिक्रीशन की बात करें कि अगर एसटीएच कम मकदार में प्रोड्यूस होते होते हैं डिवाफिज्म, जिसको आप बोनापन कहते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके दूसरे सिम्टम्स जो हैं वो दूसरे ग्लैंड्स की हार्मोन्स की सिक्रीशन के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड से थायराइड या थायरॉक्सिन, और एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनल हार्मोन्स। तो इसके सिम्टम्स जो हैं, अगर इनमें से कोई हार्मोन भी कम हो जाए तो डिवाफिज्म के सिम्टम्स तब भी शो हो सकते हैं। तो डिवाफिज्म आप किसे कहते हैं? डिवाफिज्म में हाइट जो है वो ज़्यादा नहीं होती, लिमिटेड हाइट होती है, कद जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जैसे बोने होते हैं, वो कंडीशन जो है वो डिवाफिज्म कहलाई जाती है। एंटीरियर लोब का सेकंड हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम TSH भी कहते हैं। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो है, इसका हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होने का प्रोसेस जो है वो कंट्रोल किया जाता है बाय द लेवल्स ऑफ थायरॉक्सिन, जो कि ब्लड में मौजूद होते हैं। ब्लड में थायरॉक्सिन ज़्यादा होगा तो हाइपोथैलेमस से TRF रिलीज़ नहीं होगा। जैसे ही थायरॉक्सिन का लेवल ब्लड में कम होता है, TSH की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो TSH की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, इट मीन्स के हाइपोथैलेमस TRF रिलीज़ करेगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में आएगा और TSH की प्रोडक्शन करवाएगा, ताकि थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन हो सके। फंक्शन क्या है? थ्रू आउट लाइफ ये स्क्रीट आउट होता है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है या हाई लेवल्स पे पहुंचता है, तो इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट की कंडीशंस जो है वो रैपिडली होना शुरू हो जाती है। सेकेंडली, जो थायराइड ग्लैंड्स के सेल्स हैं ये उन पर डायरेक्टली एक्ट करते हैं। डायरेक्टली एक्ट करने से क्या होगा कि ये उनके नंबर और उनकी जो सिक्रीटरी एक्टिविटी है, यानी कि थायराइड ग्लैंड के सेल से जो हार्मोन्स स्क्रीट आउट होने होते हैं, उनकी एक्टिविटी को ये इंक्रीज़ करते हैं। तो TSH के दो फंक्शन हमने बताए कि थ्रू आउट लाइफ ये स्क्रीट आउट होता है, लेकिन जो रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो पीरियड्स होते हैं उसमें इसकी मिकदार या इसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा थायराइड ग्लैंड्स पर डायरेक्टली एक्ट करते हैं, ये थायराइड ग्लैंड के सेल्स पर डायरेक्टली एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर भी ज़्यादा हो जाते हैं और उनकी सिक्रीटरी एक्टिविटी जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है। थर्ड जो हार्मोन है एंटीरियर लोब का, दैट इज़ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इसको हम ACTH इन शॉर्ट कहते हैं, इसको हम कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का नाम भी देते हैं।
कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर का रिलीज़ होना फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इज़ कंट्रोल्ड बाय स्टीरॉयड लेवल्स। हमारे ब्लड में स्टीरॉयड हार्मोन्स की जो कंसंट्रेशन होगी उससे CTRF का जो फैक्टर है, जो कि कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होना होता है, वो ब्लड में स्टीरॉयड लेवल की बेस पे होता है। तो और उसके साथ साथ इसकी डायरेक्ट जो कह रहे हैं कि रिलीजिंग होती है वो नर्वस स्टिमुलेशन की वजह से भी होती है। हाइपोथैलेमस में अगर नर्वस स्टिमुलेशन भेजी जाए डायरेक्टली इस हार्मोन की सिक्रीशन के लिए, तब भी हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर्स जो हैं वो रिलीज़ हो सकते हैं। लेकिन वो कंडीशन ज़्यादातर होती है स्ट्रेस कंडीशन, यानी कि एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस, लाइक हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, पेन है, फ्राइट है, इन्फेक्शंस वगैरह हैं, गुस्सा वगैरह है, किसी भी तरह की स्ट्रेस कंडीशन जो होगी वो हाइपोथैलेमस को नर्वस स्टिमुलेशन प्रोवाइड करती है, जिससे डायरेक्टली ACTH की प्रोडक्शन होती है, जो फिर एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने स्पेसिफिक हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू करें। फंक्शन क्या है इसका, एक्सेस हो या डेफिशिएंसी हो, इन हार्मोन्स की ACTH ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस हो या कम मकदार में प्रोड्यूस हो, इसकी वजह से नॉर्मल एड्रिनल हार्मोन्स का जो फंक्शन होता है वो बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद एंटीरियर लोब का चौथा हार्मोन दैट इज़ गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स, जो गोनेड्स यानी कि फीमेल्स में ओवरीज के साथ और मेल्स में टेस्टिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसमें 3 तरह के हार्मोन्स बनते हैं। एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम FSH कहते हैं, दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH भी कहते हैं, लेकिन मेल्स के केस में LH जो है वो फीमेल्स के केस में नाम दिया जाता है। उसके बाद प्रोलेक्टिन हार्मोन जिसको समटाइम्स इनअप्रोप्रिएटली लिटोट्रोफिक हार्मोन यानी LTH का नाम भी दिया जाता है। अब इन तीनों हार्मोन्स की रिलीजिंग किस टाइम पे या कैसे होती है? FSH और जो LH या ICSH है ये गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर की वजह से रिलीज होते हैं। ठीक है, FSH हार्मोन या LH जो है इनका एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर है, दैट इज़ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। जबकि प्रोलेक्टिन जो है वो कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होता है फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसकी इनहिबिशन के लिए अगर इसकी प्रोडक्शन को रोकना हो तो उसके लिए हाइपोथैलेमस से एक इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज होता है, उसको हम प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर का नाम देते हैं। उसके बाद FSH का फंक्शन, LH का फंक्शन और प्रोलेक्टिन का फंक्शन क्या है? FSH का फंक्शन होता है फीमेल्स में, अगर हम देखें तो फीमेल्स में FSH जो है वो फॉलिकल डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है और उसके साथ साथ ओवरीज में एस्ट्रोजन की सिक्रीशन को प्रमोट करता है। जबकि मेल्स में FSH का काम क्या होगा कि ये जो टेस्टिस में जर्मिनल एपिथेलियम की डेवलपमेंट है उसको स्टिमुलेट करवाती है और टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन को भी प्रमोट करती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम यानी कि LH का वर्क क्या है? ये FSH के साथ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के साथ मिलकर काम करते हैं। वो काम क्या है कि ऑस्ट्रोजन की स्टिमुलेशन करवाना और मिच्योर फॉलिकल्स को रप्चर करवाना, जिससे एग जो है वो रिलीज़ होगा, यानी कि एग रिलीज़ के प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन का नाम देते हैं। एग या ओवम को रिलीज़ करवाने के लिए मिच्योर फॉलिकल्स की रप्चरिंग करवाना और एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन को या उसकी प्रोडक्शन को, उसकी सिक्रेशन को स्टिमुलेट करवाने का काम LH करता है, लेकिन FSH के साथ मिलकर करता है। उसके अलावा ये ल्यूटिनाइजिंग के प्रोसेस में भी रोल अदा करता है, यानी कि जो येलोइंग होती है, एक बॉडी बनती है कॉपस ल्यूटियम, उसका जो येलो कलर में चेंज करवाने में, उसको मेंटेन करने में इसका रोल होता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन भी होती है। तो अगर हम इसकी प्रोलेक्टिन के साथ मिलके इसके काम की बात करें तो ये ल्यूटिनाइजेशन कॉज करता है, लेकिन ये सिनर्जिस्टिकली प्रोलेक्टिन के साथ मिलकर कॉपस ल्यूटियम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन जो है वो स्क्रीट आउट होता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको बहुत डिटेल में जाके एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो हम चैप्टर 18 में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे ये पॉइंट्स आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे आपने सिर्फ फंक्शंस के लिहाज से इनको याद करते जाना है। चैप्टर 18 में इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सी चीज़ें हार्मोन्स में, नर्वस कोऑर्डिनेशन में आई हैं जो हमारे पास चैप्टर नंबर 18 से रिलेटेड हैं, उनको इंशाल्लाह हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप जस्ट उन पॉइंट्स को हाईलाइट करो और उनको डिफरेंस की फॉर्म में या मेन बेसिक फंक्शंस या पॉइंट्स के लिहाज से याद करते जाओ। उसके बाद ICSH क्योंकि मेल्स में प्रोड्यूस होता है, तो मेल्स में ICSH का काम क्या है? टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेशन देना या इम्पल्स प्रोवाइड करना के किस काम में इन्वॉल्व हों कि मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन करवाएं, जिसकी वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन होगी। प्रोलेक्टिन का फंक्शन क्या है? प्रोलेक्टिन बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है।
ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, जो कि मेमोरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। उसके साथ साथ ये एलएच के साथ मिलके भी वर्क करता है, जो कि भी आपको ऊपर बताया कि ये प्रोलैक्टिन जो है एलएच के साथ मिलके कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है ताकि प्रोजेस्टेरोन को स्ट्रीट आउट करवा सके। उसके बाद स्मॉलेस्ट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज मीडियन लोब, इसमें जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि MSH। इसके रिलीज़ के लिए एक स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है, वो होती है सनलाइट यानी कि एक्सटर्नल लाइट, जिसकी वजह से इसकी सिक्रीशन स्टार्ट होती है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट वुमेन में इसकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है। इसकी सिक्रीशन को इनहिबिट किया जाता है और इसकी सिक्रीशन को इनहिबिट कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस करवाता है। MSH हार्मोन्स का काम क्या है कि हमारे स्किन के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मेलानोसाइट सेल्स। ये एक ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम कहते हैं मेलानिन। ये मेलानिन क्या करता है? ये स्किन को डार्क करता है। जैसे हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आपको एक मैंने ग्लैंड का नाम बताया था, पीनियल ग्लैंड। उस ग्लैंड का आपने क्या बताया था मैंने आपको कि वो लाइट और डार्क स्टेट या लाइट और डार्क साइकिल की जो स्टेट है उसकी जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो होगी उसको रिसीव करके आगे कन्वे करता है ताकि मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, तो सम हाउ इसका भी फंक्शन वैसा ही है, उससे मिलता जुलता ही है कि जो MSH हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ये हार्मोन बेसिकली क्या काम करता है? इस हार्मोन ने मेलानोसाइट सेल्स को प्रमोट करना है कि मेलानिन प्रोड्यूस हो और स्किन का कलर जो है वो चेंज होता जाए। डिसऑर्डर क्या है कि अगर MSH बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो, जो कि प्रोड्यूस होता है जब एड्रिनल ग्लैंड्स या एडिसन्स या किसी भी ग्लैंड में एक डिज़ीज़ देखी जाती है, एडिसन्स डिजीज़। अगर वो डिज़ीज़ हो जाए तो उस डिज़ीज़ की वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड का मीडियन लोब है, इससे MSH की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है कि स्किन का कलर जो है वो डे बाय डे वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाता है। और ये कब होता है? जब एडिसन्स डिजीज़ हो और एडिसन्स डिजीज़ की वजह से MSH की प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाए। लास्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब। ये वो लोब है जिसमें हार्मोन्स की सिंथेसिस नहीं होती, यानी कि वो लोब है जो हार्मोन्स बनाता नहीं है, लेकिन हाइपोथैलेमस ने जो हार्मोन्स बनाए हुए होते हैं, उनको स्क्रीट आउट किए हुए होते हैं, उनको स्टोर करता है। और जब जैसे ही हाइपोथैलेमस की तरफ से सिग्नल मिलेगा, पोस्टीरियर लोब से हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। दो ही हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज़ होते हैं, एक है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन की अगर हम बात करें, इसकी सिक्रीशन कैसे होती है? अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाए, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाए या हमारे ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। अब इस हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए बेसिकली रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में, उनको हम कहते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। तो ये जो चीज़ें हैं, जो चेंजेस आती हैं, जो डिक्रीज़ आता है ब्लड के अंदर डिफरेंट प्रेशर या वॉल्यूम या ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स इन चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। उसके अलावा जो एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई मिलता है वो भी हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, मैसेज देते हैं, इम्पल्स देते हैं, जिसके रिजल्ट में ADH और ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन होती है। ADH का काम क्या है? फंक्शन क्या है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना ब्लड के अंदर। इसकी ओवर सिक्रेशन भी होती है, अंडर सिक्रेशन भी होती है, यानी कि इसमें डिसऑर्डर्स होती हैं। अगर इसकी सिक्रेशन ज़्यादा हो तो किडनी यानी कि नेफ्रॉन के जो डिस्टल पार्ट्स हैं उनसे वाटर की रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और अगर इसकी सिक्रेशन कम हो तो एक डिजीज़ होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। इट्स नॉट अ डायबिटीज़, ये शुगर वाली डायबिटीज़ नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है। सिम्टम्स थोड़े उससे मिलते जुलते हैं कि डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटी में यूराइन प्रोड्यूस होता है जो कि डाइल्यूट होता है। और इनको जो पेशेंट्स डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं उनके अंदर थर्स्ट यानी कि प्यास जो है वो बहुत ज़्यादा उनको लगती है। उसके बाद पोस्टीरियर लोब का लास्ट हार्मोन दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। इसकी रिलीज़ जो है वो इसकी रिलीज़ के लिए स्टिमुलेशन कहाँ से मिलती है? सर्विक्स, जो कि यूट्रस की नेक कंसिडर की जाती है उसके डिस्टेंशन से, यानी कि यूट्रस की जो नेक है, सर्विक्स जो है, जब वो फैलना शुरू होती है तो उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन की रिलीज़ के लिए स्टिमुलेशन मिलती है। उसके अलावा हमारे ब्लड में प्रोजेस्टेरोन लेवल का डिक्रीज़ होने की वजह से भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की रिलीज़ होती है। और ड्यूरिंग पैचुरेशन या सकलिंग यानी कि चाइल्ड बर्थ के दौरान या फीडिंग के दौरान एक न्यूरल स्टिमुलाई मिलता है, वो भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की प्रोडक्शन करवाता है। इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन तो इसका ये कि स्मूथ मसल्स के एक्शन में इन्वॉल्व होता है, उनको एक्टिवेट करवाने में इन्वॉल्व होता है।
उसके अलावा यूट्रस में ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ऑक्सीटोसिन जो है इसका मेजर रोल देखा जाता है, जो हम चैप्टर 18 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क इजेक्शन में, यानी कि सक्लिंग के दौरान ड्यूरिंग फीडिंग मिल्क इजेक्शन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल या फंक्शन डिस्कस किया जाता है। लास्ट जो कि मैंने सेकंड हार्मोन कहा था आपको कि हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ करना है, क्योंकि हमने ये पीछे पढ़ा हुआ है पहले, तो हमने जस्ट इसके फंक्शंस को गो थ्रू करना है। आपकी बुक पे पेज नंबर 77 पे या 77 पे आई थिंक ये दिया हुआ है, गट का डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। गट के कुछ पार्ट्स हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वह एंडोक्राइन टिश्यू भी एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसके अंदर दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक गैस्ट्रिन और एक सिक्रेटिन। गैस्ट्रिन हार्मोन हमारे स्टमक के पाइलोरिक रीजन में जो म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट होती है, म्यूकोसा जो प्रेजेंट होती है वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। इसका काम क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। इसकी प्रोडक्शन होती किस टाइम पे है, प्रोटीन फूड से होती है। जब स्टमक के अंदर प्रोटीन फूड आता है तो उसके रिजल्ट में जो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, उसके पार्शली डाइजेस्ट होने के बाद गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो कह लें कि गैस्ट्रिन हार्मोन जो उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडली सिक्रेटिन, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के बाद इंटेस्टाइन्स के नेम पढ़े थे, दैट वाज स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में एक नाम बताया था ड्यूडेनम। जब ड्यूडेनम में एसिडिक फूड एंटर होता है और ड्यूडेनम की लाइनिंग को टच करता है तो उस टाइम पे जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसको हम सिक्रेटिन कहते हैं। ये पैनक्रियाज पे इफेक्ट करता है, जिससे पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस और जो बाकी हार्मोन्स जिनकी प्रोडक्शन होती है उनकी रिलीज़ होती है। उसके अलावा जो लिवर में बाइल प्रोडक्शन होती है, उस बाइल प्रोडक्शन को कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करवाना है, कितना कम प्रोड्यूस करवाना है, यानी कि उसकी प्रोडक्शन का जो रेट है उस पर भी सिक्रेटिन जो है वो अफेक्ट करता है। तो इसको बेटा शॉर्ट नोट के लिहाज से भी तैयार करो, लॉन्ग के लिहाज से भी आप तैयार करो। पिट्यूटरी ग्लैंड तो है ही लॉन्ग, उसमें से पॉसिबिलिटी है शॉर्ट की बेस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए या एमसीक्यूज की बेस पे भी। तो अभी जो हमने टॉपिक आज हमने स्टार्ट किया केमिकल कोऑर्डिनेशन की बेस पे, इसमें से शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग बनते हैं। तो इस आज के लेक्चर को भी बेटा शॉर्ट के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से और लॉन्ग के लिहाज से ज़रूर तैयार कीजिएगा। यहाँ पे बेटा आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर या इस टॉपिक में से अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो काइंडली पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखिए, क्वेश्चंस को नोट डाउन करके अपने पास रखिए। इंशाल्लाह लाइव लेक्चर में, लाइव क्लास में हम इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कस ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।